प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। खुशामदीद कहूँगी आपको। हुमायूं साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए सर, सदर पाकिस्तान के पास पार्लियामेंट का इजलास बुलाने के लिए जो समरी आई है उन्होंने रोक ली है, वो ऐसा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सदर पाकिस्तान जो हैं वो पाकिस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके रखवालों में से एक रखवाले हैं। बाकी इदारे भी जो हैं उनको भी चाहिए कि वो पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रखवाली करें। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो पार्टी जितनी सीटें जीतती हैं उस लिहाज से उनको रिज़र्व सीट मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अगर वो रिज़र्व सीट नाम दी जाए तो इसका मतलब है आपके पार्लियामेंट का जो वो होगा, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान के पार्लियामेंट की, वही पूरी नहीं होती। अच्छा, इसमें सवाल उठता है, वो कहते हैं कि जी ये एक और पार्टी में चूँकि जम हो गए तो इनको उनके और पहले से इन्होंने लिस्ट नहीं दी थी तो इनको नहीं मिलेंगी सीटें। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर देखें, अगर कोई करना चाहे ना तो देयर इफ समबडी वांट्स टू डू समथिंग, वहाँ पे 101 रीजंस है, और अगर ना करना चाहे तो 101 रीजंस है। 2019 में जब ये जो फाटा है वो जब केपी में मर्ज हुआ था तो उस वक्त 3 आज़ाद मेंबरान ने केपी के अंदर बाप पार्टी बनाई थी जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था केपी में। उसको बनाने के बाद उन 3 सीटों के ऊपर उनको एक रिजर्व सीट मिल गई थी। तो अगर बाप पार्टी को 2019 में मिल गई थी, या जो आज़ाद थे उन्होंने एक तश्कील करके उनको मिल गई थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जम हो जाती है एक पार्टी के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसको क्यों नहीं मिल सकती? देखिए, ये बात, ये सारे सवालात हैं। हाँ, अगर इलेक्शन कमीशन की नीयत ख़राब है, वो करना नहीं चाहते, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद अगर यही सब कुछ करना था तो फिर इतने बड़े प्रोसेस को करने की ज़रूरत क्या थी? ना करते, डायरेक्ट कह देते कि जी हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये रूल। सदर साहब इजलास बुलाने से रोक सकते हैं? नहीं, वो रोक नहीं रहे। वो कह रहे कि अभी इस वक्त पाकिस्तान की जो असेंबली है उसके जो नंबर्स पूरे नहीं हुए आपके, उसके अंदर जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसके अंदर, ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ चूंकि मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन मैंने उतना ही सुना है जितना आपके, तो जब चूंकि उसमें नंबर्स पूरे नहीं हुए, आपकी रिजर्व सीट्स पूरी नहीं हुई, तो वो क्यों बुलाएं? आधी असेंबली को बुला के क्या करेंगे? किस तरीके से आपका इलेक्टोरल असेंबली के अंदर जाके इलेक्शंस होंगे ना, स्पीकर के इलेक्शंस होंगे, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शंस होंगे, जब आपकी वहां पे जो इलेक्टोरेट है वही कंप्लीट नहीं है, आप मुझे बात बताएं वो कैसे जाके फंक्शनल सही करेगी? लेकिन सर, दूसरी तरफ पंजाब में भी तहरीक इंसाफ चाहती थी कि इजलास ना हो, लेकिन जो फॉर्मर स्पीकर हैं सब्तैन खान, उन्होंने वाजे किया था कि वो मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट तक इजलास बुलाने से रोक नहीं सकते हैं। देखिए, ये तो उनकी इंटरप्रिटेशन है ना, उनकी इंटरप्रिटेशन है, वो नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा ना रोकें। सदर साहब की इंटरप्रिटेशन है, एक लॉ है, लॉ की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं। सदर साहब ने किसी से पूछा होगा, वो बगैर उसके तो नहीं कर सकते होंगे, और मेरे लिहाज से सब्तैन साहब को भी नहीं बुलाया। मुझे एक बात बताएं, अभी तक केपी में क्यों नहीं बुलाया गया इजलास? आपने केपी का सवाल किया है? पंजाब का बुला लिया, सिंध का बुला लिया। आपने अपने सवाल में मुझसे ये पूछा है कि डॉक्टर हुमायूं बताएं केपी के लोग क्यों नहीं बुला रहे? केपी के अंदर केपी का इजलास है सर। बस तो ठीक है ना, जब 28 को बलूचिस्तान और केपी दोनों का 28 को इजलास है। ठीक है, केपी का तो सबसे पहले बुला लेना चाहिए था, उसका तो उतना मसला ही नहीं था, उसके तो सबसे कम मेंबर्स के ऊपर मसला था। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, मैं तो ये समझता हूँ इनमें से एक भी नहीं बुलाना चाहिए। देखिए, जब तक आपके रिजर्व सीट्स कंप्लीट नहीं होती, आप कैसे फंक्शन कर सकते हैं? हाउ कैन यू फंक्शन दैट थिंग? इट्स एन इनकम्प्लीट। देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये हो गया कि पिछले साल से 2 असेंबलियों के अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस नहीं हुए, उसके बाद 2 असेंबली अनकॉन्स्टिट्यूशनली, उसके जो केयर टेकर थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली तकरीबन साल रहे। उसके बाद नेशनल असेंबली की अनकॉन्स्टिट्यूशनल केयर टेकर गवर्नमेंट 8 नवंबर के बाद रही। पाकिस्तान में कि कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशनली हो नहीं रही। ये वो वाहिद वजूहात है जिसकी वजह से हम लोगों के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है। सदर साहब के ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि वो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस जो हैं वो कर रहे हैं, वो सदर मुमलिकत के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पीटीआई के
एक रहनुमा के तौर पर काम कर रहे हैं। सर जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मार्च को पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, 3 मार्च को गालिबन। बैरिस्टर अली जफर ने चेयरमैन बनने से माजरत कर ली, कल तक का वक्त था, कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त गुजर चुका है, तो अब क्या तय पाया है सर, कौन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और किस किस पार्टी ने चेयरमैनशिप के लिए कागजात जमा करवाए हैं सर? देखिए, गौहर साहब ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मुझे बाकियों का नहीं पता, मुझे ये पता है कि जो इमरान खान है उनके जो नॉमिनेशंस हैं उसमें गौहर साहब ने जमा कराए। अली जफ़र साहब ने इसलिए जमा नहीं कराए, अली जफ़र साहब कहते हैं कि चूंकि वो इस वक्त इमरान खान के वकील है और उनको मुख्तलिफ जगहों से उन्होंने छुड़ाना है, जेल से छुड़ाना है। अगर वो बन जाते हैं चेयरमैन और किसी वजह से फॉर वट एवर रीजन उनसे वो ज़रा डिले होती है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा उनका वो था, एक बड़ा एक सुलझा हुए इंसान के ये डिसीजन होते हैं जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है। तो उस लिहाज से मैं इसको जरूर समझता हूं कि यहाँ ठीक है। हाउएवर ही वाज द फर्स्ट चॉइस के इन दिस सिनेरियो। यानी मोहम्मद साहब, बैरिस्टर गौहर के अलावा पार्टी चेयरमैनशिप के लिए इस वक्त कोई भी उम्मीदवार नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में शायद बाज़ लोगों ने किया हुआ है, मुझे इतना पता है कि एक आध दो ने किया हुआ, मुझे नाम नहीं याद उनके, लेकिन मेरे ख्याल में किसी ने किया हुआ है। सो यस, वो देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आगे देखेंगे क्या होता है। देखिए, हमारा काम इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा सर, आपका जो पिछला आप लोगों ने इंट्रा पार्टी करवाया वो कलदम हुआ अकबर एस बाबर की वजह से, और अब जब फिर आप लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो अकबर एस बाबर साहब फिर इसको चैलेंज करने का ऐलान कर रहे हैं। देखिए, इस तरह ये है कि हाँ, उसमें मुझे नहीं पता, अकबर एस बाबर जो मर्जी करते फिरे, ही इज़ अ टाउट बेसिकली, ठीक है। मैं उनके साथ काम किया हुआ, मतलब उनके साथ काम नहीं किया हुआ, लेकिन वो उधर ही होते थे और मैं भी पीटीआई में उस ज़माने में सेंट्रल ऑफिस में था एंड आई नो द वे ही वर्क्स, ठीक है। वो बहुत सीनियर आदमी है, मुझसे बहुत सीनियर है, उस लिहाज से मैं मतलब एक सीनियरिटी की एक वो बात थी, लेकिन आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम बिकॉज मेरे लिहाज से उनके अंदर बाज़ इश्यूज़ थे। अब वो किस किस्म के इश्यूज़ थे आई डोंट नो, लेकिन समहाउ आई हैव नेवर क्लिक्ड विद, ही वाज वन ओनली पर्सन जो सेंट्रल ऑफिस में थे जिनके साथ मैंने शायद जितने साल वो जब तक वो रहे, मैंने उनके शायद एक दफ़ा शायद बात की होगी, उससे ज़्यादा बात नहीं की, ठीक है। देखिए, इस तरह होता है कि वो ज़रूर करें। पिछली बार हमारा जो इंटर पार्टी इलेक्शन जो कलदम हुआ था, मेरे ख्याल में अकबर एस बाबर बहाना थे, उन्होंने नहीं करना था, वरना इलेक्शन एक्ट जो 2017 है उसमें 210, 209, 10 और 15 के तहत किसी को इख्तियार नहीं है, उनको सिर्फ ये इख्तियार है इलेक्शन कमीशन को कि वो पार्टी को कहे कि आप सर्टिफिकेट ऑफ कि आपने ये काम कर दिए वो जमा करा दे, उसके बाद जाके पार्टी के अंदर जाके उन चीजों के अंदर डिटेल में देखना उनका काम नहीं है। नंबर 2, अगर अकबर एस बाबर ने कोई कंप्लेन लॉन्च करनी थी ना, ये बढ़कर फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और आपका जो इलेक्शन कदम हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट से हुआ है सर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उससे ज़्यादा गलत काम किया है, चीफ जस्टिस साहब ने उससे ज़्यादा गलत डिसीजन किया है, और मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब का यह डिसीजन उनको सारी ज़िंदगी उनको उस ब्रैकेट में रखेगा जिस ब्रैकेट के जो जजेस को लोग बुरा भला कहते थे इन ईयर्स टू कम। जैसे जब जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये जुडिशियल मर्डर किया था, उस वक्त उन्होंने कर लिया था, हम सब कहते थे कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया है, लेकिन उसके बाद पता चला है कि उन्होंने जुडिशियल मर्डर किया था। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो जो बनाया था कि नेसेसिटी वाला जो फॉर्मूला बनाया था, उस लिहाज से जब उन्होंने वो किया था तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया था, लेकिन बाद में पता चला वो पाकिस्तान के लिए कितना बुरा डिसीजन था। इन टाइम्स टू कम जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए ये जो जजमेंट है, ये उनके सबसे बुरे जजमेंट्स की वजह से लोग उनको इस वजह से याद रखेंगे, किसी और वजह से याद नहीं रखेंगे। ये आप भी याद रखना, मैं भी याद रखूंगा और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब भी याद रखेंगे। ठीक, अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए, बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयानात देने पर आपको शेर अफजल मरवत ने, वैसे जो आप बात कर रहे हैं वो इंतजार करते हैं, वक्त बताएगा सर, बैरिस्टर गौहर के हवाले से कुछ बयानात दिए शेर अफजल मरवत साहब ने और उनको फिर नोटिस भी दिया गया, जिसका जवाब उन्होंने दिया, जवाब उन्होंने ये नोटिस का नहीं दिया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि उन्हें जो नोटिस भिजवाया गया वो खलाई मखलूक ने दिया। तहरीक इंसाफ के दरमियान ये क्या हो रहा है? खलाई मखलूक आपको नोटिस दे रहे हैं सर, क्या हो रहा है ये?
देखिए, इस तरह है कि मैं अपने दोनों लीडर्स को, गौहर साहब ठीक है पार्टी में मुझसे जूनियर है लेकिन पोजीशन में मुझसे सीनियर है, उसके अलावा मरवत साहब मुझसे पोजीशन मतलब पार्टी में मुझसे जूनियर हैं, पोजीशन MNA है तो मेरे बराबर ही आ जाते हैं उस लिहाज से। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, इस वक्त इन लोगों को आपस में ये मुश्किल टाइम में आपस में सीनियर नायब सदर भी है वैसे पार्टी नहीं करनी चाहिए। हैविंग सीनियर नायब सदर ठीक है, फिर मुझसे उस पोजीशन में वो मुझसे सीनियर हैं, लेकिन इस तरह के बयानात नहीं करने चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट हमें ये नहीं भूलना चाहिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस सबसे बड़े मुश्किल टाइम में KP में और इवन सिंध में और किसी हद तक ये मेरे ख्याल में मरवत साहब ने वो कमाल किया था जो हम में से कोई नहीं कर सका था। उसने लोगों को जोश दिलवाया था। तो मैं उनको एक क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद वैसे भी जीत जाती, लेकिन मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि इन सब चीज़ों में उन्होंने जो रोल प्ले किया था उससे एक वो नहीं होता जो अंगारा झुलस रहा होता है, उन्होंने उसको फूंक देके उनको आग लगाई थी, जिसकी वजह से PTI वाले सारे लोग एक किस्म के बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। जितने बड़ी एक्टिविटीज़ उन्होंने करवाई थी, मैं उनको इस बात का 100% क्रेडिट देता हूँ। ना मैं कर सका ना कोई और कर सका, सो क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द पर्सन जिसने उसके लिए किया है। फिर यही तो वो कह रहे हैं बैरिस्टर गौहर के हवाले से कि उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। सर, खान साहब इलेक्शन के बाद पार्टी क़यादत के रद्द अमल से मुतमईन है? देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, पार्टी के रद्द अमल से अब मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे उनके साथ ना बातचीत है। मैंने कोशिश भी की है, लोगों को भी कहा है और तरीके से भी है, लेकिन समहाउ वो बात बन नहीं रही, उनसे मिलने की बात वो होती नहीं है। ऑलरेडी उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर्स हैं, ऑलरेडी पार्टी के ऊपर भी काफ़ी वो हैं। अच्छा, मेरे लिहाज से ये है कि किस लिहाज से जो पार्टी के ऊपर जो प्रेशर है, पार्टी उसको कैसे रिएक्ट कर रही है। शायद पार्टी थोड़ा सा ज़रा वो क्या कह सकते हैं, डिफेंसिव खेल रही है, बहुत ऑफेंसिव नहीं खेल रही, और उसकी वजह है ऑफेंसिव इसलिए नहीं खेल रही या अगर फ्रंट लाइन पे इसलिए नहीं आ रही कि अगर किसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आके वो करते हैं, क्या कह सकते हैं, एहतजाज करते हैं, और उसके ऊपर पुलिस वाले जाके आंसू गैस फेंकते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली लोग रिएक्ट करेंगे, कोई ना कोई और डिफेंसिव खेलना जब वो पत्थर मारेंगे तो बानी को पसंद नहीं आ रहा है। देखिए, उनकी तबीयत है ही, वो अपनी फितरत से वो उकाबी रूह हैं, वो पलटते हैं, झपटते हैं, पलटकर झपटने वालों में से हैं। अब उनकी तरह हर एक नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक जो है ना वो कोशिश कर रहा है अपनी जगह पे। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में हमें ज़रा ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी, जितनी हमने की है उससे ज़्यादा करनी चाहिए। थोड़ा सा ज़रा इसको, अच्छा, प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि ज़्यादातर लोग अभी भी जो है ना, मतलब जैसे आपने देखा है कि जो हमारे लीडर्स हैं वो आज भी बात छुपे हुए हैं कि उनको अगर कोई बेल दे भी रहा है तो दूसरी तरफ तो उनके ऊपर कोई और नया केस कर देगा। नया केस करना तो कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना, आप कोयटा में करा दो, आप सिंध में करा दो, आप पंजाब में करा दो, आप किसी और जगह करा दो। ये तरीके जो है ना, ये जो एक बहुत गंदे तरीके से, जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासत चली गई ना, इसको सियासत नहीं कहते, इसको डेमोक्रेसी नहीं कहते। दिस इज एनीथिंग बट डेमोक्रेसी। और मैं ये समझता हूं कि अगर आप पाकिस्तान को इस तरीके की डेमोक्रेसी दे रहे हैं और अगर कोई लोग इसके साथ चलना चाह रहे हैं तो वो उनको मैं समझता हूं उनको शर्म से दूर ना आपकी पार्टी के लिए बेहतर रहा और ना ही तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि ऑफेंसिव खेला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।